वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर 444। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। जो कल कराया था उसका पार्ट 2 होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, 2 या 3 जो भी है, मतलब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता हो। दूसरा स्टेटमेंट है, महान्यायवादी की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए होती है, मतलब वो अपने पद पर बना रहता है। संविधान की दूसरी अनुसूची में महान्यायवादी के लिए पारिश्रमिक उपबंध किया गया है। 12 अनुसूचियाँ हैं, सबको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी में क्या है, और दूसरी तीसरी चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी पता होने चाहिए कि वेतन भत्ते हैं तो किसके हैं अनुसूची में, और शपथ है तो किस किस की शपथ है। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि महान्यायवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद है ना। संविधान में उसकी पदावधि निर्धारित नहीं की गई है, और संविधान की दूसरी अनुसूची में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं है, उसका पारिश्रमिक तो राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है ना। तो दूसरी अनुसूची में नहीं है उपबंध, इसका अटॉर्नी जनरल का नहीं है, सीएजी का है। तो केवल एक करेक्ट है यहाँ पर, 2 और 3 को कर दो एलिमिनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो संविधान के भाग 4 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उपबंध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, और संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके हटाने को लेकर संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। अनुच्छेद 76 के 3 में उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा तय पारिश्रमिक उसे प्राप्त होगा। संविधान में इसका पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, न ही दूसरी अनुसूची में कोई उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथन है। दूसरा प्रश्न, 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है। मंत्रिपरिषद यानी सरकार के बदल जाने से त्यागपत्र देने के पश्चात वह अपना पद पर बना रहेगा। उसे ऐसी विधि से हटाया जा सकता है या हटाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं। देखिए, इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है, तो राष्ट्रपति सीधे सीधे हटा देंगे इसको। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, करो एलिमिनेट। जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट करो। दूसरा स्टेटमेंट क्या? सरकार गिर जाएगी उसके बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। गलत है, सरकार बदलने के साथ बदलता है ये। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता है, यह भारत सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो तीनों के तीनों ये तो निरर्थक हो गए, तो डी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त में सारे के सारे गलत है, कोई भी सही नहीं है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और मुख्य विधि सलाहकार होता है, ना कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, किंतु जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद बदल जाती है, त्यागपत्र दे देती है, तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से की जाती है भाई। महान्यायवादी को राष्ट्रपति किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है। उसे हटाने के लिए किसी प्रकार का महाभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने या संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने का भी अधिकार है। देखिए, कल से चर्चा हो रही है, मतदान करने का अधिकार नहीं है, बाकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, उसमें बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता ये। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो कथन क्या हो गया ये? कथन 1 में क्या है? भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में
सुनवाई का अधिकार है, तो पहला तो करेक्ट है ना भाई, दूसरा गलत होगा ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई। ये कथन 2 सही नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो संविधान के अनुच्छेद 76 में उपबंध है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। और भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे सदन के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने या संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो केवल 2 यहाँ पर, कथन 2 मतलब ये तो सही लिखा है, उत्तर ए होगा, ये यहाँ 2 होगा 2 की जगह। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बैक टू बैक हर तरह से प्रश्न बना दिया जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। 3 स्टेटमेंट महान्यायवादी के संदर्भ में एक बार और फिर से। भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है महान्यायवादी। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है महान्यायवादी। उसे निजी विधिक कार्यवाही करने पर रोक है। देखिए, उसे निजी विधिक कार्यवाही करने पर रोक नहीं है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट, तीसरा वाला। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील थोड़ी है ये, सरकार बदलेगी तो बदल जाएगा, पूर्णकालिक कैसे हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो गया ना, 1 और 3 तो एलिमिनेट कर दो जहाँ जहाँ। एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, समय बर्बाद होने से बचाइए। केवल 2 कथन सही है, 1 और 3 गलत है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई मतलब निजी प्रैक्टिस से कोई रोक नहीं है। भारत का महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 5 पर है सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में विचार करना है आपको। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करता है। तो जैसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, तो वैसा सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान उसमें नहीं है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार है, और ये क्या करता है, अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों का निर्वहन में सहायता करता है, मतलब एक तरह से उसके बोझ को कम करता है। सारे के सारे करेक्ट हैं, उसके भार को कम करता है, उसके कार्यभार को कम करता है, तीनों करेक्ट हैं। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर जनरल, इसको बोलते हैं हिंदी में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता होते हैं, किंतु इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं की गई है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। महाधिवक्ता की बात हो रही है, जो स्टेट में होता है, राज्य में होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक या कानूनी अधिकारी या सलाहकार होता है। राज्य के राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और राज्य के महाधिवक्ता को भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। देखिए, जैसे केंद्र सरकार में होता है महान्यायवादी, वैसे ही राज्य में होता है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। उधर होता है अटॉर्नी जनरल, इधर होता है एडवोकेट जनरल। तो जब राज्य का है भाई, तो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई थोड़ी करेगा, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होगा ना उसको। तो गलत है, तीसरा वाला स्टेटमेंट करो एलिमिनेट, पूरा आंसर मिलेगा कट के आपको। तो कथन 3 सही नहीं है, 1 और 2 सही है। संविधान का अनुच्छेद 165 165 में, अलग से याद रखना, पीसीएस में पूछते हैं सीधे सीधे अनुच्छेद। तो संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का उपबंध किया गया है। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च विधिक या कानूनी अधिकारी या सलाहकार होता है। राज्य के राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ना कि केवल मुख्य न्यायाधीश की। याद रखना ये चीज़ भी, और ये चीज़ वहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अटॉर्नी जनरल वहाँ पर सेंट्रल में, ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस बनने की रखता हो। राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, ना कि भारत सरकार के किसी भी न्यायालय में। भारत सरकार के किसी भी न्यायालय में कौन, महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में एक प्रश्न और आ गया। राज्य के महाधिवक्ता के वेतन और भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंध है उनका, और राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है। संविधान में इसकी पदावधि का निर्धारण नहीं किया गया है।
देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में महान्यायवादी की पदावधि का कोई निर्धारण नहीं है, तो राज्य में इसकी पदावधि का कोई निर्धारण नहीं है। केंद्र में महाधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद है, यहाँ राज्य का महाधिवक्ता, उधर मतलब महान्यायवादी राष्ट्रपति के, इधर राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद है। जब राज्यपाल के प्रसाद है, राज्यपाल इसको कभी भी हटा सकते हैं, तो इसके वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में उपबंध थोड़ी होगा, इनका गलत है। इनके तो वेतन भत्ते ये तय करेगा ना राज्य का राज्यपाल, तो पहला वाला गलत है, 2 और 3 सही है, सी है इसका उत्तर। तो देखिए कथन 1 सही नहीं है, सी उत्तर है। राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत। और वहाँ कौन निर्धारित कर रहा था महान्यायवादी के? राष्ट्रपति। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है, राज्यपाल किसी भी समय उसे पद से हटा सकता है। संविधान में इसकी पदावधि का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्य सरकार या राज्य की मंत्रिपरिषद बदलती है, त्यागपत्र देती है, तो इसको भी त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर की जाती है और राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर है। अब देखिए, राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार में 2 सदन कौन कौन से? एक विधानसभा और दूसरा होता है क्या? विधान परिषद, जिसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी की बात आ रही है भाई। अब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सीएजी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। यह संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ये अपने पद पर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक बना रहता है। बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इतना करेक्ट है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता। सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता। माना कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र नहीं है। अगर राष्ट्रपति को इसको हटाना है ना भाई, तो बिल पास करना पड़ेगा लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर फिर ये राष्ट्रपति के पास आएगा, मोहर लगा दी, उसके बाद ही कुछ होगा। यह संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश के शपथ नहीं समक्ष लेता, ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। दूसरा भी गलत है। ये अपने पद पर 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए पद पर बना रहता है। तीसरा भी गलत है, तो इनमें से तो कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त सारे के सारे असत्य हैं। संविधान का अनुच्छेद 148 में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी रीति से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, अर्थात संसद में विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता का प्रस्ताव पारित करके। संसद में विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के जो है कम से कम 2/3 बहुमत से। ऐसा संसद के एक सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उपबंध है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। और वह अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बना रहता है, ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। गलत है वो। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद में उल्लेखित प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 148 के 2 में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में एक और प्रश्न आ गया। पहला स्टेटमेंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में उपबद्ध भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं और इसके सभी वेतन भत्ते और पेंशन आदि भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसके वेतन भत्ते एक तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। पहला भी करेक्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भी इसका उपबंध है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। तो उस चीज़ को याद रखना, महान्यायवादी के वेतन भत्ते नहीं है, कहीं राष्ट्रपति के प्रसाद तो राष्ट्रपति तय करता है उसके वेतन भत्तों को, सरकार बदलने के साथ बदल जाता है वो।
तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक खर्चे जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उसके संबंध में संदेह सभी वेतन, पेंशन, भत्ते जो शामिल हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और इन पर संसद में मतदान नहीं होगा। ध्यान रखना, इन पर संसद में जो है मतदान नहीं होगा। संचित निधि पर भारित है और संसद में मतदान नहीं होगा। ऐसा कहाँ लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(6) में लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 148 148(2) में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत होंगी और इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होंगी। तो दूसरी अनुसूची में भी उपबंध है CAG का, संसद द्वारा निर्धारित है इसके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, लेकिन संसद में मतदान नहीं हो सकता, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG केंद्र और राज्यों का लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र और राज्य सरकारों के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। एक लाइन अच्छे से पढ़िएगा। वह पद मुक्ति के पश्चात भारत सरकार या फिर राज्य की सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं रहेगा। तो बिल्कुल देखिए करेक्ट है। CAG जो है एक बार पद मुक्ति के पश्चात, मतलब पद मुक्ति कैसी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसकी जो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना फिर स्टेट गवर्नमेंट में वो काम नहीं कर सकता किसी पद पर। तो सही है तीसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला, वह केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा, गलत है। देखिए अब CAG एक ही होता है पूरे भारत का, ऐसा तो है नहीं स्टेट का अलग CAG होता है। जब स्टेट का अलग CAG नहीं होता तो भैया केंद्र सरकार की रिपोर्ट ही तो देगा ना वो राष्ट्रपति को, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखा केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, तो केवल केंद्र की तो देगा ना राष्ट्रपति को, राज्य की थोड़ी देगा, राज्य की राज्यपाल को देगा ना। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला क्या है? वह केंद्र और राज्यों के लेखा परीक्षा करता है। केवल 1 और 3 सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 2 को एलिमिनेट करो करो करो। तो कथन 1 और 3 सही है परंतु 2 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 151A में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 151(2) में उपबंध है कि राज्य सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपता है। इसलिए याद रखना, केंद्र की राष्ट्रपति को, राज्य की राज्यपाल को। अनुच्छेद 149 में उपबंध है कि संघ और राज्यों के लेखाओं का परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, मतलब सेंट्रल के भी और स्टेट के भी। संविधान के अनुच्छेद 148(4) में उपबंध है कि वह अपनी पद मुक्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य की सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं करेगा। थोड़ा और देख लीजिए इसके संदर्भ में। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की परिकल्पना नियंत्रक के साथ साथ महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है, किंतु व्यवहार में प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो भारत में कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है। कैग सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण नहीं कर सकता। उसका भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बैठा लीजिए अपने दिमाग में। क्या लाइन है वो? भारत की संचित निधि से धन निकासी पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण। उसकी भूमिका खर्च होने के पश्चात केवल लेखा परीक्षा करने की है। धन निकल जाएगा उसके बाद लेखा परीक्षा करेगा वो, बाकी नियंत्रण पर कोई हक नहीं है उसका, याद रखना। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए ब्रिटेन में कैग को नियंत्रक के साथ साथ महालेखा परीक्षक दोनों की शक्ति प्राप्त है। और इंडिया में क्या है? केवल महालेखा पर, मतलब केवल परीक्षक कर सकता है, मतलब ये लेखा परीक्षा कर सकता है। जबकि इसके नाम में देखिए क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जबकि नियंत्रक तो कर ही नहीं पाता, इसको दी नहीं गई शक्ति, केवल लेखा परीक्षा करता है ये। तो 10 प्रश्न थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद। हर तरह से प्रश्नों को बनाया जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि सुनिश्चित सफलता प्रारंभिक परीक्षा में मिल सके। और ना केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि ये जो है ये सब बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन आपको मुख्य परीक्षा में भी उत्तर लिखने के लिए काम आएगी। बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए धन्यवाद।